अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो है ना स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉरी नाइन्थ क्लास से। तो हमारी नाइन्थ क्लास से स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। अब हमने ये देखना है इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से हमने नाइन्थ क्लास में से जो क्वेश्चंस हैं पीपीएससी के लिए तैयार करने हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेज पे। तो इस पर इंट्रोडक्शन ही है, इसको आपने ऐसे ही सच ही गुजार देना है। सबसे पहला जो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो फिज़िक्स क्या होती है, इसमें आप लोगों ने जो जो चीज़ें याद करनी है, जो अंडरलाइन करनी है पेंसिल के साथ, उसको साथ साथ अंडरलाइन करनी है। सबसे पहले तो ये यहाँ पर दी हुई है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी ब्रांच के अंदर हम कौन कौन सी स्टडी करते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिक्स है, हीट है, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जियो फिजिक्स। ठीक है, तो ये सारी जो है हमने इनको डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर वन बाय वन 9th और 10th के अंदर स्टडी करना है। इसी तरह से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में एंड सो ऑन। सबसे पहले तो जो चीज़ है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। तो वही ये यहाँ पर लिखी हुई है, एनर्जी स्टडी, वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन, द लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एंड रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इस तरह वाली जो चीज़ें हैं ना, ये जो छोटी छोटी बेसिक्स हैं, ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है। अंडरलाइन करने का ये फ़ायदा होगा कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको रीड आउट करना है। जस्ट बस तो ज़्यादा इस डीपली इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। बस जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जो फिजिकल क्वांटिटी वाला टॉपिक है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। इसको आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि फिजिक्स का जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे बेस क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ टोटल 7 है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और उसके साथ उनके रिलेटेड यूनिट्स, और उसके साथ उसके जो है ना वो रिलेशन, मतलब इक्वेशन के जिस इनकी तो सॉरी इक्वेशन नहीं है, लेंथ है, मैस है, टाइम, तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। इनको भी आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स वो वाले हैं जो आपके एफएस में भी कवर हो जाएंगे। इसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये भी जो है आप लोगों ने जस्ट रीड आउट करना है। बेस यूनिट्स, जिस तरह से बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट होंगे बेस यूनिट्स। हाँ, जो ये वाला टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेंथ, मैस, टाइम, जो साथ के साथ क्वांटिटीज़ हैं, इनके यूनिट क्या हैं। और इस क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, विच इज़ द बेस क्वांटिटी, विच इज़ द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी। तो जिस तरह से इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडल में, एम्पेयर में और के में, क्योंकि ये आगे डिफरेंट यूनिट से लेकर बने हुए, लेकिन ये जो है ना बेस हैं, इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, इसका भी ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी यूनिट्स हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम देखेंगे जो चार्ज है इसका यूनिट है कूलम, और इसको एम्पेयर सेकंड भी कहते हैं। इस तरह वाले जो है ना ये पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रीफिक्सेस है, इनको भी आपने थॉरोली पढ़ना है। इसके जो रूल्स हैं और प्रीफिक्सेस को याद होने चाहिए आपको। ये टेबल है, ये इसमें अक्सर जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आया था, जो मैंने जब पेपर दिया था, तो 1 गीगा इज इक्वल टू 10 पावर 9, ये यहाँ पर है। तो ये 2017 के पेपर के अंदर ये वाला इस बुक से क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन ये एफएससी के अंदर भी मौजूद है। इसके अलावा ये कुछ इसके रूल्स हैं जो एफएससी के अंदर है, वो हम उसके अंदर भी पढ़ लेंगे, लेकिन इसको यहाँ से भी आपने बस थोड़ा बहुत इसको पढ़ना है। साइंटिफिक नोटेशन, इसमें आप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह से जो है जो साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आगे टॉपिक आ जाता है, वो आपने उसके बारे में बताना है। उसके बाद हमारे पास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो यहाँ पर ये टॉपिक है ना, ये कहीं पे भी आगे किसी और बुक में नहीं दिया हुआ। अब इसकी ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ से तैयार करनी है। जैसे मीटर रूल है, मीटर रूल किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसका यहाँ पर लीस्ट काउंट जो है वो कितना है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट और रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग ए मीटर रूल। अब मीटर रूल का ये हो गया। सेम इसी तरह से मेजरिंग टेप है, इसका भी आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, और इसमें मार्क्ड होती है, जैसे ये लिखा हुआ है सेंटीमीटर्स। तो ये वो पॉइंट एज वेल एज इंचेस, तो ये दोनों में होती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी है, ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वर्नियर कैलिपर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस लिए? क्योंकि इसको भी आपने आगे स्टडी नहीं करना। अब वर्नियर कैलिपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसकी फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट यूजिंग ए मीटर रूल इज अप टू 1 mm। ठीक है, ये वाली लाइन और इसके अलावा सॉरी ये मेजरिंग यूजिंग मीटर रूल का जो है यहाँ पर लीस्ट काउंट लिखा हुआ है, और ये वर्नियर कैलिपर से भी किया जा सकता है, लेकिन एट द एंड जो इसके यहाँ पर ये लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये LC लीस्ट काउंट के स्टैंड करता है, और इसका जो है ना ये मिलीमीटर के अंदर और 0.1 सेंटीमीटर के दोनों के अंदर जो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो वर्किंग है वो आप लोगों ने तैयार नहीं करनी, इसको आप क्रॉस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। उसके बाद है जी, ये एग्जाम्पल भी नहीं आप लोगों ने देखनी। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारा टॉपिक है वो सिक्रियो गेज। सिक्रियो गेज का भी सेम इसी तरह से आप लोगों ने करना है कि लीस्ट काउंट करना है, और उसके अलावा इधर यहाँ पर लिखा हुआ है पिच ऑफ द सिक्रियो ऑन द स्पिंडल। मतलब पिच की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है कि पिच क्या होती है, सिक्रियो गेज की पिच, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो हमें याद करनी है इसमें से इसका लीस्ट काउंट। बच्चों लोगों ने याद रखना है कि लीस्ट काउंट मिलीमीटर के साथ साथ सेंटीमीटर दोनों में आप लोगों ने देखना है। उसके बाद इस चैप्टर में से आगे कुछ भी जो है ना वो करने वाला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे कुछ शॉर्ट एमसीक्यूज दिए हुए हैं, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, वो एमसीक्यूज आप लोगों ने लाजमी करने हैं। एमसीक्यूज हर चैप्टर के एंड पे जो है वो गिवन है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर में से टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बहुत सारे डिजिट्स जो है ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ नहीं होते। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से इसके रूल्स और वगैरह सब कुछ स्टडी कर लेना है, ठीक है। कि ज़ीरो, ये सारे जो रूल ज़ीरो के लिए दिए हुए हैं इनको, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास समरी, समरी को भी बस छोड़ दें आप लोग क्वेश्चंस। हाँ, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, इनमें से पेपर के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज जो एज इट इज उठा के दे दिए थे। ये जो बुक के एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। प्रॉब्लम्स भी आप लोगों ने करनी है इसकी, इस चैप्टर की नहीं, मतलब एफएससी की जो एफएससी की आपने प्रॉब्लम्स नहीं करनी, सिर्फ 9th और 10th की प्रॉब्लम्स करनी है। एक नज़र के देख लीजिएगा, ये बहुत ईजी सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स में पूरा चैप्टर इस तरह से है कि ये बार-बार नहीं पढ़ाया जाता नेक्स्ट बुक्स के अंदर। नेक्स्ट हमने हायर स्टडीज़ के अंदर कहीं पे भी इसको नहीं पढ़ना। तो आपने यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, हर तरह की मोशन को आपने पढ़ना है, और उसके साथ उसकी एग्ज़ाम्पल आपको पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है, जैसे कि आपके पास साइड फिगर के अंदर लिखा हुआ है कि फेरिस व्हील जो है राइडर्स इन, तो ये कौन सी मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जो इसका जो व्हील है उसकी ट्रांसलेटरी मोशन है, लेकिन जो उसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं ये रोटेटरी मोशन है, तो ये मिक्स मोशन हो जाती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद लीनियर मोशन, स्ट्रेट एंड, ये सारी टाइप्स ऑफ मोशन है, इनको विद एग्जांपल आपने करना है। इसके अलावा ब्राउनियन मोशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है, और इसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट रोटेटरी, सब टाइप्स की मोशन आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करनी है। नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर्स है, इनको जस्ट रीड आउट करना है, इनको बहुत अच्छे से एफएससी के बुक के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये बेसिक टर्म्स हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इनको आप लोगों ने, इनकी डायमेंशंस वगैरह एफएससी के अंदर हैं, लेकिन इनकी आपने यूनिट और इक्वेशंस यहाँ से स्टडी करनी है, लेकिन आपको इनके जो यूनिट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और इनकी एग्जांपल। और ये जो साइड बॉक्स हैं एफएससी के, सॉरी एफएससी और मैट्रिक दोनों के इंपॉर्टेंट है। साइड ब्लॉक्स जो हैं, एक्सेलरेशन हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको आपने इसको जस्ट रीड आउट करना है इस तरह से कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट स्पीड है तो ग्राफ किस तरह का होगा, अगर लीनियर स्पीड है तो किस तरह का होगा, वेरिएबल स्पीड है तो उसका ग्राफ किस तरह का होगा। तो ये सिर्फ आप लोगों ने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, इसके ज़्यादा डीपली नहीं इसको स्टडी करना।
उसके बाद है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन सबका पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिंपल जो ए है, और ग्रेविटी के साथ भी जो है ना इनको चेंज, इसकी भी सिर्फ आपने इक्वेशंस याद करनी है, इनको भी ज़्यादा स्टडी नहीं करना, इनको भी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। लेकिन हाँ जी, इसके अलावा आपको इसकी एग्जाम्पल जो है ना ये बहुत अच्छे से करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड एग्जांपल और न्यूमेरिकल दोनों करनी है। बाकी ये आगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी के हिसाब से है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर 10 लिखी हुई है, लेकिन आप लोगों ने 9.8 ही लिखनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो 9.8 ही है। इस चैप्टर की जो एमसीक्यूज एंड पे दिए हुए हैं, इसके अलावा न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। और इसके अलावा जैसे ये छोटी सी फिगर बनी हुई है ऊपर, तो ये ना सोचें कि इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते, ये इस तरह से पेपर में आ जाते होते हैं, जैसे ये बना हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आप लोगों ने बताना है कि कौन सा जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है पहला काइनेमेटिक्स का, नेक्स्ट है जो है डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फोर्स। आप लोगों ने फोर्स को स्टडी करना है, बस इतना ही कि आपको उसकी डेफिनेशन यूनिट पता हो। यूनिट इसका न्यूटन है, और न्यूटन को जो किस तरह से लिखा जाता है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा इसकी जो है एग्जाम्पल्स, इनर्शिया इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जो है मैस, एंड इनर्शिया जो है फर्स्ट लॉ के साथ इसका रिलेशन क्या है, और इसकी जो डेफिनेशन है इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये डेफिनेशन जो है ये फर्स्ट लॉ की भी है और इनर्शिया की भी है। तो दोनों डेफिनेशन देकर इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कि डेफिनेशन दी होती है और पूछते हैं कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद मोमेंटम है, व्हाट इज मोमेंटम, एंड अच्छा इसके अलावा जो भी आप लोगों ने क्वांटिटी पढ़नी है ना, इसके साथ लिखा होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का भी एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। न्यूटन के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो है न्यूटन का सेकेंड लॉ। इसके अलावा आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना के, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है, दैट्स द वैल्यू ऑफ द के कम्स आउट टू बी 1। तो आप लोगों ने ये देखना है कि ऐसे यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू क्या है। तो आप लोगों को इसकी वैल्यूज का भी पता होना चाहिए। और ये मैं दोबारा बता रही हूँ कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। आपको कंबाइंड जो उसका नेम है वो भी पता होना चाहिए, और इसके अलावा अलग-अलग से उनके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही हैं ये भी पता होना चाहिए। इस चैप्टर की भी एग्जाम्पल प्लस न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, फिंगर टिप पे हल हो जाते हैं, इनके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैस और वेट का जो डिफरेंस है, तो ये भी आप लोगों ने इधर से ही अच्छे से तैयार करना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसकी आप लोगों को एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो एग्जाम्पल है वो रिलेटेड। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से जो है पीपीएससी के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे जब मैंने टेस्ट दिया था। तो ये कौन से क्वेश्चन आए थे, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। और इसके अलावा स्टेटमेंट क्या आई थी पेपर में, वर्टिकल मोशन ऑफ 2 बॉडीज अटैच टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली, देन द एक्सेलरेशन इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ना ये वाली, जिसको मैं ये यहाँ पे जी कर्सर यहाँ पे लेके हूँ, जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन टेंशन की, तो ये दोनों इक्वेशन आप लोगों को रटी होनी चाहिए अच्छे से। ये पेपर में आया था और हर दफ़ा ये पेपर में आया है, मतलब हमारे सीनियर्स के पेपर में भी आया था और जूनियर्स के पेपर में, मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे कहते हैं 9th क्लास में से क्या आएगा, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं पेपर में, एक मैं पहले बता चुकी हूँ 2 क्वेश्चन, और ये तीसरा क्वेश्चन है जो 2017 के पेपर में आया था। अब ये इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, पीछे वाला पुली में से था, अब ये है कि एक बॉडी जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, दूसरी नीचे है, 2 बॉडीज हैं, बात सेम है, लेकिन दोनों के एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू में फ़र्क है। तो ये फ़र्क जो है इस ये जो है ना यहाँ पर ये लाइन मिस प्रिंट है, तो आप लोगों ने ये आपकी बुक में होगा ए इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये है एक्सेलरेशन और ग्रेविटी का रिलेशन, ये आप लोगों को इक्वेशन बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। उसके बाद है फोर्स एंड द मोमेंटम।
फ़ोर्स एंड मोमेंटम इसको तो आपने बहुत पढ़ना है, तो इसको जो है ना बहुत ज़्यादा इसको रटा लगाने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को डेफ़िनेशन आनी चाहिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन की विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, क्योंकि F इज़ इक्वल टू m में बहुत कॉमन है। जो ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है, वो पूछी जाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फ़ोर्स। तो इसके हवाले से ये जो न्यूमेरिकल है 3.6 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको भी आपने बहुत पढ़ना है। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम और इंटरेक्टिंग बॉडीज का, और ये सारा आप लोगों ने जस्ट रीड आउट करना है, इसको बहुत डीपली नहीं पढ़ना। लेकिन फिर मैं बता रही हूँ इस चैप्टर की जो है वो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल आप लोगों ने नहीं छोड़ने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्रिक्शन। What is friction? The friction that oppose the motion of the moving object. अब इस बुक के अलावा कहीं पे भी फ्रिक्शन को कहीं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। वट इज कोल्ड वेल्स, ये जो हमारे हाथों, जब हम हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं तो जो चीज़ हमारे रुकावट की वजह बनती है, जैसे हमारे हाथों में डिफरेंट तरह की जो है ना वो लाइंस हैं वो एक दूसरे में फंस जाती हैं। ये जो फंसने वाली चीज़ें हैं ना इनको हम कोल्ड वेल्ट कहते हैं। ये हमें आगे कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलती, और जब बच्चा हायर स्टडीज़ में जाता है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाता है। ठीक है, तो ये प्रेसिंग फोर्स है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ये सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने जितने अच्छे तरीके से करना है कर सकते। उसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स इस तरह के हैं, ये जैसे साइड पे लिखा हुआ है जिनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो ये इस तरह में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हम इतनी सारे टेबल्स किस तरह से याद करें। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है कि एक सबसे हाईएस्ट वैल्यू और एक सबसे लोएस्ट वैल्यू, सिर्फ एक आपको हाईएस्ट वैल्यू पता होना चाहिए, एक लोएस्ट वैल्यू पता होना चाहिए। उसके अलावा एक होती है आइडियल स्टेट, कुछ चीज़ों की वैल्यू होती है 1, जिस चीज़ की वैल्यू 1 या 0 हो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब एक हाईएस्ट, एक लोएस्ट और जिसकी वैल्यू 1 हो। जैसे इसके अंदर आयरन की वैल्यू 1 है, और टायर एंड रोड और ड्राई रोड जो है ना उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है वो 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब किसी चीज़ के दरमियान ज़्यादा फ्रिक्शन होती है उसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा क्विज़ेस बहुत, ये क्विज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जूता कौन सा जो है ना वो बेटर है। ये भी आपको फिगर के हवाले से भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये व्हील एक्स ये सब चीज़ें जो हैं इसकी एक एक लाइन आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। अब देखें ये आगे साइकिलिस्ट की एग्जांपल है, इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल है। टायर की एग्जांपल है, शूज़ की एग्जांपल है, बॉल बेयरिंग की एग्जांपल है, फ्रिक्शन में काज द बॉडी टू रोल, मतलब ये यूजफुल और जो है इसके यूजेस और अब्यूजेस, मतलब जो कि यहाँ पे यूज हो रही है अब्यूजेस, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है। अब इस तरह से है कि जब आप अच्छे से तैयार कर लेते हो आपने इसको कंसेप्चुअली तैयार करना है, तो आपको ये जो है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जैसे यूजेस एंड अब्यूजेस मैंने पहले बात की है। अब देखें, अब फ्रिक्शन है तो वैसे नुकसानदेह रुकावट है, लेकिन ये देखें ये कितनी हेल्पफुल है। अगर कोई बंदा ऊपर को चढ़ रहा है क्लाइंबिंग अप ए हिल, इसके लिए गाड़ियों के चलने के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी आप लोगों ने आगे बहुत पढ़नी है। इसको जस्ट आपने रीड आउट करना है, इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना। लेकिन यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि इसका रिएक्शन फोर्स है, जो इसकी रिएक्शन फोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये देखें कि ये जो रोलर कोस्टर होती है, ये देखें इसमें बिल्कुल वो उलट गए हैं। अब ऐसी सूरत में क्यों गाड़ी नीचे नहीं गिरती, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इनर्शिया। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही होती है। तो ये एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इसकी भी ये देखें छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, ये भी आपने करने हैं। कुछ भी नहीं इसमें लग रहा है, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, और सिंपल 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा तो 2.5 इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है बैंकिंग ऑफ द रोड, ये भी इधर से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखें, बैंकिंग ऑफ द रोड्स प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स एंड दस मेक्स द ड्राइविंग सेफ। तो क्या चीज़ है जो गाड़ियों को टर्न करने में मदद देती है, वो क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है, ये हमने आगे BSc के अंदर इसके ऊपर पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज बैंकिंग। बैंकिंग होता है कि जब आप रोड पे चलते हैं ना, जब टर्न लेते हैं, थोड़ा सा जो रोड होता है ना वो एक एंगल पे बना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, दैट इज बैंकिंग। उसके बाद है वॉशिंग मशीन, ड्रायर एंड
क्रीम सेपरेटर, ये सारी सेंट्रीफ्यूगल की मिसालें हैं और ये आपको आगे कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं से आपने सारी जो है ना वो तैयार करनी। और मैं अभी आपको बता रही थी कि वो एक एमसीक्यूज पेपर में आया हुआ था, और वो कौन सा एमसीक्यूज था, वो ये एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। टू बॉडीज ऑफ मैसेज M1 एंड M2 अटैच बोथ, ये मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो आपने इसका करेक्ट आंसर लगा लेना है। ये जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6, ये 2017 पेपर में आ चुका है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है टर्निंग इफेक्ट फोर्सेस। इस चैप्टर को आप लोगों ने जस्ट रीड करना है, बहुत इसकी डीप में नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर्स हैं और वो हमने बहुत पढ़ने हैं। एमएससी तक वेक्टर्स जो है ना वो हमारी जान नहीं छोड़ेंगे, इसको भी बस रीड करना है। उसके बाद एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन ये नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ देना है, पता होना चाहिए। आगे जाके इसमें जो इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, इसकी जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्विजीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए, सीसा किसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ मैस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेंटर ऑफ मैस आपको डिफरेंट बॉडीज का करके यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरह से, तो वो आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो होती है कि वो सेंटर ऑफ मैस सेंटर पे लाई करे, लेकिन जब मैसेज की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाती है तो सेंटर ऑफ मैस भी चेंज हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ मैस और सेंटर ऑफ वेट। ये वाला जो है ना ये बहुत, ये देखें इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका कहाँ पे है, एक्सिस का ये ट्राइंगल का सेंटर कहाँ पे है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे जी लिखा हुआ है, वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये लेमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे से पढ़ना है। इसमें से इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये जो लेमिना है ना ये वाला, इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर शेप थिन लेमिना कैन बी यूज्ड, ये इस तरह से किस तरह से इसको जो है ना इसका प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ लेना है। नेक्स्ट कपल है, कपल भी बस रीड आउट करना है, इसकी भी जो है ना आपको इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्लीट इक्विलिब्रियम कब होती है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होती है। फर्स्ट क्यों थी, सेकंड की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं ये आगे फिर कहीं नहीं दी हुई, तो ये भी आप लोगों ने इनकी स्टेटमेंट, सिर्फ इनकी डेफिनेशंस आपने तैयार करनी है और एक एक एग्जाम्पल, ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे। इसके न्यूमेरिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाना। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लोगों के पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज़ वेरी ईजी। तो आप लोगों ने इसको जस्ट रीड आउट करना है, आपको इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना आसान है एक दफ़ा पढ़ने से भी आप लोग तैयारी से कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ये पॉइंट है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों के दरमियान रिलेशन है और है या नहीं है, दिस इज कंसिस्टेंट क्यों है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, उसके बाद है मैस ऑफ अर्थ, इसकी आपको सिर्फ इक्वेशन पता होनी चाहिए और मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी पता होना चाहिए कि मैस अर्थ का क्या है, ये तो वैसे भी आप लोगों को पता होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर हाइट पर चले जाएं तो ग्रेविटी के ऊपर चेंज किस तरह से आता है। अगर हम हाइट को डबल कर दें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, ये जो हाइट है अगर हम इसको डबल कर दें और रेडियस को हाफ कर दें तो ग्रेविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। ये इसके एमसीक्यू, इसके भी न्यूमेरिकल जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स, इसको भी आप लोगों ने रीड आउट करना है। जीपीएस सिस्टम कितने सेटेलाइट्स पे काम कर रहा है, मून का जो डिस्टेंस कितना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कितने टाइम में वो डिस्टेंस जो है वो ना कवर करता है, कितना टाइम उसको 7.3 डेज लगते हैं। उसके बाद एफ सी इज इक्वल टू एम वी आर। अच्छा, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, अगर हम रेडियस को डबल कर दें, जी को हाफ कर दें तो स्पीड के पे क्या फर्क पड़ेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये कैंसिल आउट। उसके बाद ये देखें, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकंड और 29 तक। अब आपको ये दोनों सूरतों में मीटर पर सेकंड में भी पता होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। इस चैप्टर के अंदर ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सारी वैल्यूज हैं जीपीएस सिस्टम में, सारे सिस्टम के अंदर जितनी वैल्यूज दी हुई हैं, जितने डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, ये आप लोगों को सारे पता होना चाहिए। और फिर इसके एमसीक्यूज भी नहीं छोड़ने। इसके न्यूमेरिकल सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल थोड़े से अंडर रूट आ जाता है चूंकि इक्वेशंस के अंदर, तो वो भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर भी जस्ट रीड आउट करना है, इसके अंदर भी कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वर्क डन है। हाँ जी, लेकिन आपने इसको रीड अच्छे से करना है, वर्क का यूनिट पता होना चाहिए।
अगेन मैं बता रही हूँ कि अगर जाउल है तो वो न्यूटन मीटर पे बना हुआ है, न्यूटन मीटर के साथ मिलकर बना हुआ है। अब न्यूटन किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको कंबाइंड यूनिट के अलावा इंडिविजुअल यूनिट्स भी पता होना चाहिए। 1 किलो जाउल किसके बराबर है, मेगा जाउल किसके बराबर है। प्रीफिक्सेस आप लोगों ने किसी सूरत में नहीं छोड़ने। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, साउंड एनर्जी, ये भी अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। जस्ट इसको रीड आउट करना है, इसको भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। हाँ जी, सोलर सेल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। इसका जो है ना एफएससी के अंदर बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने वहाँ से करना है। ये ब्लॉक डायग्राम्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी एंड इन्वायरमेंट को भी इतना ज़्यादा, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंसी तो आप लोगों को सिर्फ इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। पावर, पावर क्या होती है? इसका जो है वो सिर्फ इन चीज़ों की बस आप लोगों को डेफिनेशन पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए, और ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर एक वैल्यू है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जा सकती है। ये किसी पेपर में आई हुई है, मैंने किसी पास्ट पेपर में ये मेरी नज़र से गुजरी हुई है। तो इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। इसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है, देखें इसमें हॉर्स पावर में वैल्यू दी हुई है। तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास पावर इतनी है, जैसे 1120 वाट है, और इसको कन्वर्ट करें हॉर्स पावर के अंदर, देन यू शुड हैव टू डिवाइड ओनली 746 वॉट, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हॉर्स पावर। अगेन इसके एमसीक्यूज एंड देन नेक्स्ट चैप्टर। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये भी जो है ना अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर ये भी पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको भी हमने आगे कहीं पे अभी नहीं पढ़ना। इसको हमने टू द पॉइंट यहाँ से ही तैयार करना है। इसके अलावा और हमारे पास इसका कोई भी सोर्स नहीं है। कौन सा? जैसे प्लाज्मा है, व्हाट इज प्लाज्मा, तो ये फिजिक्स के अंदर आगे बहुत कम पढ़ाया जाता है। कुछ कुछ जगह पे ऑप्शनल बुक के तौर पर पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत कम। तो इसको भी आपने यहीं से अच्छे से तैयार करना है। बेसिक्स जो है ना प्लाज्मा के, यहाँ से पता होना चाहिए। देन व्हाट इज डेंसिटी, इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए, और इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी कन्वर्जन बताई हुई है, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए। यूजफुल इन्फॉर्मेशन, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, लीटर किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने हर चीज को ऐसे देखना है कि ये आपके पेपर में आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखेंगे छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, मैथ्स पर यूनिट वॉल्यूम और डिवाइड करना है। तो कितना आंसर आ रहा है? 2.5। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो इस तरह के। नेक्स्ट प्रेशर जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्स पर यूनिट एरिया। नो डाउट हमने इसको आगे भी पढ़ना है, लेकिन प्रेशर जो है इग्नोरेबल क्वेश्चन नहीं है। प्रेशर जो है देखिए, इसमें एक फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो है यूनिट किसके बराबर होता है? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पर आपने एटमॉस्फेयर सारी वैल्यूज जो हैं, ये जैसे यहाँ पर दी हुई है 101 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। 76 सेंटीमीटर कहाँ पे होती है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इज इतनी है, मतलब 76 का इसके साथ रिलेशन है, इक्वल टू एट मरकरी इज 13 टाइम्स 6 टेंसर देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर। अब वेरिएशन एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर किस तरह से होती है? जो प्रेशर है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आगे इसका रिलेशन भी आएगा, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जैसे चेंज हो रहा है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने यहीं से तैयार करना है। ये देखें रिलेशन आ गया, P इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, और रो के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पास्कल लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने टेस्ट किया था तो इसका क्वेश्चन आया था, हाइड्रोलिक प्रेस इज द एप्लीकेशन ऑफ डैश लॉ। तो ये पास्कल लॉ था, ये भी पीपीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस भी आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसको आपने फिर बता रही हूँ, आगे कहीं से नहीं पढ़ना, इसको आपने यहीं से ही तैयार करना है। उसके बाद है ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल्स, ये भी किसकी एग्जांपल है? दो एग्जांपल है सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेस की, तो ये आप लोग पास्कल लॉ की, तो ये आप लोगों को दोनों पता होने चाहिए। आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या है, इसकी आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छे से आनी चाहिए। और इसका फाइनल जो है अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, इसका भी वैल्यू जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन भी। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको
भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, इसको भी ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शिप्स एंड सबमरीन्स जो हैं ये किस तरह से चलती हैं, ये किस प्रिंसिपल पे चलती हैं, जो है ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन स्टेटमेंट कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज, इनकी सब की सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस के बारे में एक चीज़ आप लिख लें अभी अपनी बुक के ऊपर कि जो स्ट्रेस है दैट इज़ ए टेंसोरियल क्वांटिटी, टेंसर है। जैसे स्केलर है, वेक्टर होता है, इसी तरह से एक थर्ड क्वांटिटी होती है वो टेंसर है। पेपर के अंदर स्ट्रेस या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में से दोनों में से एक चीज़ पूछी जाती है। दो चीज़ें सिर्फ टेंसर हैं जो हमें हमें तक पता है, अभी तक हमें पता है। एक स्ट्रेस है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और दूसरी चीज़ है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों क्वांटिटीज टेंसर हैं, और इन दोनों में से पेपर में से एक क्वेश्चन आता है। हमें पेपर में आया था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वांटिटी डैश क्वांटिटी टेंसर, स्केलर, वेक्टर एंड ऑल ऑफ दीज, ये क्वेश्चन पेपर का। इसके अलावा स्ट्रेन है, इसका यूनिट पूछा जाता है कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है, सिंस इट इज द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज सो इट हैज नो यूनिट्स। हुक्स लॉ की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यंग्स मॉडुलस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे, इसको यहाँ पर तो नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि मॉडुलस और कितने टाइप्स के होते हैं। बल्क मॉडुलस होता है लेंथ के हिसाब से, और वॉल्यूमेट्रिक मॉडुलस होता है शायद, लेकिन इसके बारे में इतना श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट किसी बुक से हम पढ़ते हैं, इसको शायद एफएससी में ये है। एमसीक्यूज इसके आपको पता होना चाहिए। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये पूरा चैप्टर भी जो है वो आप लोगों को करना पड़ेगा इधर से ही, क्योंकि थर्मल जो है वो एनर्जी हम आगे कहीं पे भी स्टडी नहीं करते। थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेक्स्ट जो है मरकरी फ्रीज कितने पे होता है, मरकरी बॉयल कितने पे होता है। अब इसको डिग्री सेल्सियस में अंदर है तो इसको अपने केल्विन में कन्वर्ट करके खुद से तैयार करना है। इसके अलावा ये देखें, हाउसेज टू मेजर टेम्परेचर इन द रेंजेस, कौन से थर्मोमीटर्स जो हैं वो ऐसी जगहों पे यूज़ होते हैं जहाँ पे बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर ये मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर यूज़ होता है। लोअर इसका जो है अपर टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, वेट वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्केल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इनका आपस में रिलेशन क्या है। जिस तरह से ये टेम्परेचर केल्विन में है तो इसको किस तरह से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। और अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह का भी पेपर में आता है। 5 पेपर्स में आया हुआ था, लेकिन हमें ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। हाउ टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट into Kelvin, sorry, Fahrenheit into Celsius, Celsius to Fahrenheit, and Celsius to Kelvin, and Kelvin to Celsius। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होती है, इन सब के यूनिट और इनकी वैल्यूज किस तरह से करनी है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ जो है मैक्सिमम वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू तैयार कर लेनी है। इसके आप लोगों ने अपने साइड पे नोट्स बना के लिख लेने हैं, ताकि आप लोगों को दोबारा से इसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। सिंपल हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में फ़र्क आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके यूनिट में फ़र्क पता होना चाहिए। चेंज ऑफ स्टेट, अच्छा इसके अलावा आगे कन्वेक्शन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है, ये भी आपने यहीं से करना है, अच्छे से करना है, और कहीं पे भी इसका जिक्र नहीं है। इसके ये बहुत बड़े बड़े टेबल हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी न्यूमेरिकल आप लोगों ने नहीं देखने हैं, सच ये कभी पेपर में नहीं पूछे गए। उसके बाद है ये क्या टॉपिक का नाम है, द वेपोरेशन, इसको भी आपने यहीं से करना है। किस किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करती है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, किस चीज़ से ज़्यादा होती है, किस चीज़ से कम होती है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके न्यूमेरिकल अगेन बता रही हूँ नहीं करने, लेकिन एमसीक्यूज किसी चैप्टर के नहीं छोड़ने, एज इट इज़ एमसीक्यूज इस चैप्टर के आ जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, और थर्मल एक्सपेंशन के अलावा यहाँ पर दो कंपैरिजन है, ब्रास का और लोहे का। ये इस फिगर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ब्रास जो है वो मेल्ट हो गई है, लेकिन लोहा जो आयरन वो सीधा पड़ा है। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसको गर्म करते हैं तो कौन सी चीज़ जो है वो जल्दी एक्सपैंड होती है और कौन सी चीज़ जल्दी एक्सपैंड नहीं होती। एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर आपने इसको बस रीड आउट करना है और देखना है कि किस प्रोसेस में किस चीज़ की वजह से जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है। थर्मल कंडक्टिविटी, इनकी डेफिनेशंस, और ये आगे आ जाता है कन्वेक्शन क्या होती है, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप लोगों ने इसको
मैक्सिमम 2 दिन, और मैक्सिमम 2 दिन तो बहुत ज़्यादा है, बल्कि मिनिमम जो है ना वो 1 दिन के अंदर ही आपने इसको तैयार करना है। लैंड एंड सी ब्रीज़ इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी ज़्यादा, हाँ, ये ग्लाइडिंग पढ़ लीजिएगा और रेडिएशन क्या होती है, इसको पढ़ लीजिएगा। 1 से ज़्यादा दिन आपने इसको नहीं देना ज़्यादा, और ग्रीन हाउस के बारे में भी आपने यहाँ से ही स्टडी करना है। ठीक है? और ये बुक कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।